नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जर्नी में। तो कैसे हो आप सभी दोस्तों? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो हम आज एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आप ये क्लास पूरे लास्ट तक देखिए, चूँकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत महत्व है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से क्या है, हमारी आधी तैयारी ऐसे ही हो जाती है। तो आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप पूरी देखिए। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि 4 घंटियाँ 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल में बजती है। वे चारों इकट्ठी 12 बजे बजना प्रारंभ करती हैं। किस समय वे फिर इकट्ठी बजेगी? तो देखिएगा दोस्तों, हमें करना क्या है, जो 4, 6, 8 और 14 है, इन सभी संख्याओं का हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने से होगा क्या? एलसीएम लेने से हमें ये फ़ायदा होगा कि हमें एक ऐसी संख्या प्राप्त होगी जिस पर ये घंटियाँ पुनः ये बजेगी, एक साथ ये घंटियाँ बजेगी। तो हम इन चारों संख्याओं का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं दोस्तों? एलसीएम निकालने के लिए हम सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं। तो 2 से देते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14। फिर 2 से दे देते हैं, 2 एकम 2, फिर ये 3 तो नहीं जाएगा, तो 2 दूनी 4 और फिर इसके बाद ये नहीं जा रहा है। उसके बाद ये सभी संख्याएं अलग अलग हैं, तो हम इसको गुणा कर देते हैं। 7 दूनी 14, 14 तिया 42 और 42 दूनी 84 और 84 गुणा 2 तो 168। तो 168 सेकंड आ गई। तो क्या हो गई? ये 168 सेकंड है। तो हम इसको मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये होगा आपका 120 सेकंड यानी कि 2 मिनट। तो 2 मिनट फिर 168 में 120 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 48 बचेगा। तो 48 सेकंड। तो 2 मिनट 48 सेकंड के बाद यह बजना प्रारंभ होगी, यानी कि 12 बजे में जब इसको हम जोड़ेंगे तो 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकंड में ये घंटियाँ पुनः बजने स्टार्ट होगी, एक साथ बजने स्टार्ट होगी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है दोस्तों? हमें बोडा-मॉस रूल को फॉलो करना है। बोडा-मॉस रूल क्या होता है दोस्तों? बोडा-मॉस रूल ये कहता है कि ये होता है ब्रैकेट, ये होता है आपका ऑफ यानी का, फिर ये होता है डिवीज़न, ये मल्टीप्लाई, ये जोड़ना होता है और ये घटाना होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी क्रमानुसार हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सभी का गुणा करेंगे, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई पहले करना है, क्योंकि ये दिया गया है इस रूल के हिसाब से। तो कर लेते हैं दोस्तों। ये हो गया, इन सभी का हम कर लेते हैं। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 चौके 12, 4 पंचे 20, 5 छः 31 और 6 सत्ते 42 और 7 अट्ठे 56 और यहाँ से आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा? 72, 8 निया 9 दहम 90 और 11 दहम 110। फिर हम इन सभी को अब जोड़ लेते हैं। सॉरी, ये हो गया आपका, ये 6 है, ठीक है। 2 और 6 हो गया 8, 8 और 12 20, 20 20 40 और 40 और 30 70। तो हम इसको सब अब लिख लेते हैं। 70, 42, 56, 72, 90 और 110। तो ये हो जाएगा 6 2 8 2 10 का 0 हासिला 1, 7 4 11 1 12 12 5 17 17 7 24 और 24 और 10 34 का 4 हासिल आया 3। तो 440 हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्या बोला गया है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने से कोई उपभोक्ता 120 रुपये में 3 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य कितना है? तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए 20% की कमी हो रही है, यानी कि जो प्राइस है, हम 20% को क्या लिख सकते हैं? 1/5 लिख सकते हैं, यानी कि जो मूल्य है वो हो रहा है आपका 20% की कमी 5 से 4 हो रहा है।
तो जो खपत होगी वो मूल्य के जस्ट व्युत्क्रम होती है, इसकी उलट होती है। यानी कि खपत होगी वो 4 से 5 होगी, मूल्य पहले 5 से 4 होगी, क्योंकि 20% की कमी है तो खपत क्या होगी 4 से 5 होगी। यानी कि खपत में कितने का डिफरेंस है 1 का, इन दो, और वो कितने के बराबर है, इस 3 किलोग्राम के बराबर है। तो ये 3 किलोग्राम के बराबर है। फिर बोला क्या गया है कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य कितना है किलोग्राम में, ठीक है। तो पहले कितना था खपत, 3 चौके 12, यानी कि पहले कितना खपत होता था 12 किलो खपत होता था। 3 चौके 12 यानी कि 12 किलो का खपत होता था। और तो 120 रुपया का निकाल सकते हैं, 12 दाम 120, तो 10 रुपया प्रति किलोग्राम इसका मूल्य था, प्रारंभिक मूल्य। और अगर हमें पूछे कि बाद का मूल्य क्या है, अगर हमें क्या पूछे दोस्तों, बाद का मूल्य, तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पे 3 है, हम 3 को क्या कर देंगे, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15 और 120 में से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 15 × 120, तो 8 रुपये प्रति किलोग्राम बाद में हुई, इसके मूल्य में जब कमी हुई। तो सही आंसर हो जाएगा 10 किलोग्राम, 10 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक है दोस्तों। और ये बात की हो जाएगी 8 रुपये प्रति किलोग्राम अगर बात का पूछे तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी घड़ी को 340 रुपये के बजाय यदि 350 रुपये में बेचा जाए तो 5% अतिरिक्त लाभ होता है, तो घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। तो ये जो 5% का जो अतिरिक्त लाभ हो रहा है, जो भी हमारी लाभ है वो 5% का अतिरिक्त लाभ हो रहा है। तो 5% का अतिरिक्त लाभ किस में हो रहा है, जब हम 340 रुपये के बजाय 350 रुपये में बेच रहे हैं। यानी कि जब 10 रुपये का डिफरेंस हम कर रहे हैं, 10 रुपये का अंतर से हम ज़्यादा बेच रहे हैं, तब वो 5% का लाभ हो रहा है। तो ये 5% कितना हो जाएगा, इस 10 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो और आप लोग जानते ही हो कि क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, तो हम इसका 100% निकाल लेते हैं। तो 100% करने के लिए इधर कर लेंगे 20 का गुणा, इधर भी कर लेते हैं 20 का गुणा, तो हमारा क्या है 100% निकल जाएगा। तो 200 रुपया आपका क्रय मूल्य हो जाएगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी ₹75 में बेची और उसे लागत मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशतता मिली। घड़ी का लागत मूल्य कितना है। घड़ी का हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है दोस्तों, और हमें दी गई है SP, हमें क्या है सेलिंग प्राइस दी गई है जो कि 75 रुपया है। ये सभी क्वेश्चन SSC में आए हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये आपके। तो ये आप देख सकते हैं कि इसका डिफ़िकल्टी लेवल कितना होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों देखिए, बोला क्या गया है कि उसे लागत मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशतता मिली। यानी कि ये हमारा लागत मूल्य होगा CP, और जो है वो प्रतिशत परसेंट जो प्रॉफिट है उस प्रतिशत के बराबर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो लाभ प्रतिशत है उसको हम क्या लिख सकते हैं, वो किसके बराबर होता है, लाभ प्रतिशत को लिख सकते हैं हम SP माइनस CP अपॉन CP गुना 100। क्योंकि जब प्रतिशत निकालते हैं लाभ का प्रतिशत तो SP बड़ा होता है, तो SP माइनस CP करते हैं और नीचे में क्या है CP लिखते हैं, फिर गुना 100 करते हैं, तो हमारा लाभ प्रतिशत निकल जाता है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इधर हो जाएगा CP स्क्वायर बराबर SP का मान कितना है, SP का मान है आपका 75 माइनस CP, और ये है आपका 100। तो ये हो जाएगा CP स्क्वायर 7500 माइनस CP। तो हम इसको पक्षांतर कर लेते हैं, CP स्क्वायर प्लस CP बराबर 7500। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पे करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें तो क्रय मूल्य निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे ऐसा मान रखेंगे, जिससे कि क्या है हमारा 7500 रुपया आ जाए, तो वही हमारा क्रय मूल्य होगा। ये 100 CP होगा दोस्तों, ठीक है। ये वाली 100 CP होगी, ठीक है। तो ये इधर आएगी तो ये भी आपकी 100 CP हो जाएगी।
जी कितनी हो जाएगी, ये भी आपकी 100 सीपी हो जाएगी। तो देखते हैं अब यहाँ पे हम 40 को रखते हैं, तो 40 को रखने से क्या है, यहाँ पे 4 चौके 1600 और ये हो जाएगा आपका 4000, तो नहीं आ रहा है। अब देखते हैं 50 को रख कर देखते हैं, तो देखिएगा 50 को रखने पर क्या होगा, ये हो जाएगा 2500 और ये हो जाएगा आपका 100 सीपी यानी कि 5000। तो हमारा क्या है 7500 आ रहा है, तो ये हमारा क्या है, ये इक्वेशन हमारा सही जा रहा है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 50 रुपया सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 संख्याओं का औसत 135 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या 195 है और शेष दोनों के बीच का अंतर 20 है, तदनुसार सबसे छोटी संख्या है। तो बोला क्या गया है कि 3 संख्याओं का औसत दिया गया है दोस्तों 135 है, तो हम इनका कुल योग निकाल लेते हैं। तो ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। इन तीनों का औसत जब 135 है तो हम 135 इंटू 3 कर सकते हैं, तो इन तीनों का योग निकल जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 405 आ जाएगा। तो उनमें सबसे बड़ी संख्या 195 है, तो जो मान लो कि ये सबसे बड़ी संख्या है, किसी भी एक संख्या को मान लेते हैं 195 है और ये सबसे बड़ी संख्या है। तो हम क्या है पहली और दूसरी संख्या निकाल लेते हैं। तो इसको जब पक्षांतर करेंगे इधर तो ये घट जाएगा, तो कितना आएगा दोस्तों, तो ये आएगा आपका 210 आ जाएगा और शेष दोनों के बीच का अंतर 20 है। फिर बोला क्या गया है कि जो शेष दोनों हैं, ये जो शेष है दोनों, इन दोनों के बीच का अंतर क्या है 20 है। तो हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो हम एक को काट लेते हैं यहाँ पे जब जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा कट जाएगा और ये वाली जो संख्या है ये हो जाएगी 2 हो जाएगी 21 और ये हो जाएगी आपकी 230, तो ये हो जाएगा हमारा 115 हमारा एक संख्या आ गई। तो जब हमारे पास 115 है फिर 195 है तो ये तो क्या हो गई, ये तो बड़ी संख्या हो गई। हमें निकालनी क्या है, ये सबसे छोटी संख्या। तो 115 और 195 को हम जोड़ लेते हैं तो हमारे पास 310 आया। तो 310 तो हमारी क्या है, ये दोनों संख्याओं की योग हो गई। हमें क्या पूछी गई, सबसे छोटी संख्या, तो हम तीसरी संख्या भी निकाल लेते हैं। तो 405 में से हम 310 घटा देते हैं तो बचेगा हमारा, कितना बचेगा हमारा 95 हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी दोस्तों। चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक मिश्रण में स्प्रिट और पानी 3:2 के अनुपात में है। यदि इसमें पानी की तुलना में 3 लीटर अधिक स्प्रिट हो तो मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा कितनी है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो है स्प्रिट है और वाटर है, उनका जो रेशियो है वो है 3:2 और बोला क्या गया है कि इसमें पानी की तुलना में 3 लीटर अधिक स्प्रिट हो, यानी कि जो इन दोनों का जो अंतर है वो 1 है और वही किसके बराबर है, 3 लीटर के बराबर है। तो जब 1 बराबर 3 आ गया तो हमें पूछा क्या गया है, स्प्रिट की मात्रा पूछी गई है, तो 3 × 3 तो 9 लीटर हमारी क्या है स्प्रिट है। और अगर वाटर पूछा जाता तो क्या होता, 3 दूनी 6 लीटर वाटर है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो चलिए हम करते हैं, इसको कैसे करना है दोस्तों। एक गांव में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 30% लड़के और 70% लड़कियां किसी परीक्षा में बैठे तो इसी परीक्षा में बैठने वाले और न बैठने वाले लोगों की संख्या का हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो इसे करना क्या है दोस्तों, आप बिल्कुल भी ना घबराइए। इस क्वेश्चन में करेंगे क्या, इसको हमें बहुत सिंपल सॉल्व करना है। ये 3:2 है, हम इसको क्या है मान लेते हैं, हम 30 मान लेते हैं और 20 मान लेते हैं, जो कि बॉय और गर्ल का रेशियो है। हम 30 और 20 क्यों माने, ताकि हमें क्या है, हमें निकालने में सॉल्व करने में आसानी हो। तो 30 का हम 30% लड़के हैं
परीक्षा में बैठते हैं, तो 30% निकाल लेते हैं। तो 30% का 30% निकाले, यानी कि 9 लड़के बैठते हैं आपके। 9 लड़के क्या है, बैठते हैं। और जो नहीं बैठते हैं वो कितने हो जाएंगे, तो 30 में से 9 घटा देंगे तो 21 नहीं बैठते हैं। तो 9 जो बैठते हैं मैंने उसको टिक कर दिया, जो नहीं बैठते हैं वो उसको मैंने रॉन्ग कर दिया। तो बॉय में कौन है, 9 बैठते हैं और 21 नहीं बैठते हैं। फिर क्या है, 70% लड़कियां बैठती हैं, तो 20 का 70% निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 14 लड़कियां बैठती है, और 20 में से 14 घटाएंगे तो 6 लड़कियां नहीं बैठती है। ये हो गया हमारा गर्ल का आ गया। तो फिर बोला क्या गया है, बैठने वाले और ना बैठने वाले गाँव वासियों की संख्या का अनुपात। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे ये हो गया बैठने वाले और ये हो गया नहीं बैठने वाले। तो 14 और 9 हो गया 23, और 21 और 6 हो गया 27। तो हमारा जो रेशियो आया दोस्तों, वो आया हमारा ऑप्शन डी, हमारा सही आंसर हो गया। तो 23:27 हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसी प्रकार से आपको क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक मिश्र धातु में जिंक, कॉपर तथा एल्यूमिनियम का भार 2:3:7 का अनुपात है। 48 किलोग्राम भार के मिश्र धातु में जिंक तथा एल्यूमिनियम के भार में अंतर है। तो जो मिश्र धातु का जो है वो टोटल कितना है मिश्र धातु, वो है 48 किलोग्राम। तो हमारे पास जो है रेशियो है, तो हम क्या है निकाल लेते हैं इन सभी का। ये है टोटल आपके 12 है, 3 2 5 5 और 7 12, ठीक है। और ये किसके बराबर है, 48, यानी कि एक का जो रेशियो आया वो आया आपका 4। तो हमें पूछा क्या गया है, जिंक तथा एल्यूमिनियम का पूछा गया है। तो ये तो हो गया आपका जिंक का, और ये एल्यूमिनियम का है ना दोस्तों। ये वाला एल्यूमिनियम का है, यानी कि तो जिंक और एल्यूमिनियम में अंतर कितना है, 2, 7 में से 2 गया तो कितना है, 5 का अंतर, और 1 का रेशियो हमारे पास आया है। तो इसका क्या है, अंतर हमें ज्ञात करना था। तो 5 का अंतर है, तो क्या आ गया हमारे पास, 20 किलोग्राम आ गया। तो इसमें 20 किलोग्राम का अंतर है दोस्तों। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए हम अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 30% एल्कोहल सांद्रता वाले मिश्रण को 50% एल्कोहल सांद्रता वाले मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 45% एल्कोहल सांद्रता वाला मिश्रण प्राप्त हो। तो हमें क्या है, यहाँ पे एलिगेशन लगाना है। ठीक है दोस्तों, एलिगेशन कैसे लगाते हैं दोस्तों, देखिएगा दोस्तों, जब भी किस अनुपात में पूछा जाए, जब भी किस अनुपात में पूछा जाए तो हमें क्या है, एलिगेशन लगा देना है। तो कैसे लगाते हैं, तो 30% है एक एल्कोहल, और दूसरा जो है 50%, और इसको मिला के क्या है 45% वाला एल्कोहल हमें बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो इससे इसको घटा देना है। तो 30 से 45 जब जाएगा तो ये जाएगा, जब 45 में से 3 घटाएंगे 30 को, जब 45 में 30 घटाएंगे तो 15 आएगा, और 50 में से 45 को घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो रेशियो आया वो आया आपका 1:3 का रेशियो आया है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचकर 20% लाभ प्राप्त करने के लिए दूध में पानी किस अनुपात में मिलाना होगा। 20% को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1/5 लिख सकते हैं, है ना। 20% को क्या लिख सकते हैं हम, 1/5 लिख सकते हैं। तो ये हमारा CP है, ये हमारा क्या है, CP है। फिर बोला क्या गया है क्वेश्चन में कि मिश्रण को लागत मूल्य पर ही बेचना है, लागत मूल्य पर ही बेचकर 20% लाभ प्राप्त करने के लिए दूध में पानी किस अनुपात में मिलाना होगा। तो दूध तो हमारा 5 ही होगा, और इसमें पानी कितना मिलाएंगे, पानी यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 पानी मिलाएंगे तब हमें 20% लाभ प्राप्त होगा। तो जो दूध और पानी का जो रेशियो है वो होगा हमारा 5:1 का रेशियो होगा। आप 1:5 नहीं कर देना, नहीं तो क्या है गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 का जो रेशियो है वो पानी का है। और यहाँ पे क्या है पूछा गया है, क्योंकि क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि दूध में पानी किस अनुपात में बोला गया है, इसीलिए दूध का जो रेशियो है वो पहले आएगा। तो ये जो C वाला ऑप्शन है वो रॉन्ग हो जाएगा, आपका A जो है वो आपका सही हो जाएगा दोस्तों। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों।
चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पी तथा क्यू एक नल टंकी को क्रमशः 10 तथा 12 घंटों में पूरा भर सकते हैं तथा उसी टंकी को एक अन्य नल सी 6 घंटों में खाली कर सकता है। यदि हम तीनों नल को एक साथ 7 बजे प्रातः चालू कर दें तो जो 1/4 टंकी है वो कितने समय तक भर जाएगी। तो करना क्या है दोस्तों, एक जो है नल P है और एक नल है वो है Q है, और ये क्रमशः 10 घंटे और 12 घंटों में भरती है। और जो एक नल है जो कि C, इस पर हम माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। माइनस का चिन्ह क्यों लगाएं, क्योंकि ये खाली कर रही है, तो ये 6 घंटों में खाली कर रही है। तो इन सभी का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्यों लेते हैं, एलसीएम लेने से क्या है, हमारे पास उस टंकी की क्षमता आ जाती है। तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम इसका जो टंकी की क्षमता हो जाएगी वो 60 हो जाएगी। ठीक है, 60 मान लेते हैं इसकी क्षमता। तो यहाँ से हम यहाँ से इसकी कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। तो इससे भाग दे देते हैं 10 से, 10 6 का 60। तो P की कार्य क्षमता 6 हो जाएगी, इसकी 5 हो जाएगी और इसकी हो जाएगी 10 हो जाएगी। तो यहाँ से हम घटा देते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। 6 और 5 11, और इसको घटा देते हैं। हम घटाए क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइनस का चिन्ह है, क्योंकि यहाँ ये खाली कर रही है, ये जो सी टंकी है उसको खाली कर रही है। तो हम इसको घटा देते हैं। तो जो हमारा जब तीनों को एक साथ दम चालू करेंगे तो हमारा जो कार्य क्षमता है वो हो जाएगा 1 आ जाएगा। अब बोला क्या गया है दोस्तों, लास्ट में बोला क्या गया है कि 1/4 टंकी कितने समय भर जाएगी। तो इसकी 1/4 कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 15 हो जाएगी, यानी कि 15 लीटर आपकी क्षमता है उस टंकी की। अब इससे भाग दे देते हैं 1 से, तो ये जो आ जाएगा आपका 15 घंटा आ जाएगा। तो जो है 15 घंटों बाद यह 1/4 टंकी भर जाएगी। तो हमें तो क्या दिया गया, हमें टाइम दिया गया है। तो 7 में से जब 15 घंटा हम आगे जाएंगे तो कितना होगा, 10 बजे होगा, 10 PM आपका राइट आंसर होगा। तो 10 बजे रात्रि में यह टंकी आपकी भर जाएगी। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये चीज़ें जो मैंने समझाई है वो आपको समझ में आ रही होगी। अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक बैलगाड़ी को 120 किलोमीटर की दूरी 15 घंटों में तय करनी है। यदि वह आधी यात्रा 3/5 समय में पूरी कर ले तो शेष यात्रा शेष समय में पूरी करने के लिए बैलगाड़ी को किस गति से चलाना होगा। तो ये दोस्तों ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला क्या गया है कि एक बैलगाड़ी है वो 120 किलोमीटर की दूरी को 15 घंटों में तय करती है। तो वह आधी यात्रा यानी कि 60 किलोमीटर, ठीक है, उसको 3/5 समय में पूरी कर ले, यानी कि 15 का 3/5 समय में क्या हो जाएगा, 5 या 15, यानी कि 9 घंटे में तो पूरी कर लेती है 60 किलोमीटर को। और जो आधी को कितनी समय में पूरी करेगी, तो 15 में से 9 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, 6 घंटे। तो फिर 6 से भाग दे देते हैं तो हमारा क्या है, हमारा गति जो है स्पीड हमारा आ जाएगा। तो 6 धाम 60, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है आधी किलोमीटर यानी कि 60 किलोमीटर को यह पूरी करेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक किसान ने 9 घंटे में 61 किलोमीटर की यात्रा तय की। यदि उसने कुछ यात्रा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पैदल तय की हो और कुछ यात्रा 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से साइकिल द्वारा तय की हो, तो उसने कितनी यात्रा पैदल की। तो हमें क्या है, यहाँ पे हमें मिश्रण विधि लगाना है। मिश्रण विधि से इसको सॉल्व करने से क्या है, बहुत इजी तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए कैसे लगाएंगे। एक है आपका जो पैदल जो चल रहा है, जो व्यक्ति पैदल जो चल रहा है कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और जो साइकिल से चल रहा है वो 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय की। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों कि 9 घंटे में 61 किलोमीटर की यात्रा तय की।
तो हम जो टोटल दूरी है वो उसको कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय की, ये हम निकाल सकते हैं, यानी कि हम चाल निकाल सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम 61/9, यानी कि जो पूरी यात्रा है उसकी हम औसत चाल निकाल लेते हैं। तो फिर यहाँ से हम कर लेते हैं सॉल्व। ये जो हर में 9 है, हम इसको मिश्रण विधि के नियम से हल करते हैं। तो ये आपका ये चला जाएगा इधर, तो इसको इससे गुणा कर लेते हैं, इसको इससे गुणा कर लेते हैं। तो 4 चौके 16 और 9 निया 81 और यहाँ पे 61। तो ये हम इसको घटा लेते हैं। तो 61 से जब 16 जाएगा, सॉरी 9 चौके 36 होगा, सॉरी 9 चौके 36। तो 81 से 61 गया तो 20 आएगा आपका, और 61 से 36 घटा लेते हैं तो आएगा आपका 25। तो हम यहाँ से रेशियो निकाल लेते हैं, 5 चौके 20 और 5 पंचे 25। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम स्पीड के व्युत्क्रम लेते हैं, जब भी स्पीड का हम इन्वर्स करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, टाइम का रेशियो आएगा। जब भी इन्वर्स करते हैं तो क्या आएगा हमारा, टाइम का रेशियो आएगा। तो यहाँ पे टाइम का रेशियो है 4:5, यानी कि 9 रेशियो बराबर 9 घंटे कर देना है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल जो रेशियो है वो 9 घंटे है। तो 1 बराबर हो जाएगा 1 घंटे। तो हमें कितनी यात्री पैदल की उसका निकालना है। तो पैदल यात्रा कितने की, तो 1 बराबर 1 गुनी 4, यानी कि 4 घंटे उसने चले, और क्या, और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो 4 चौके 16 किलोमीटर उसने यात्रा पैदल तय की। जब उसने 16 किलोमीटर पैदल यात्रा की तो 45 किलोमीटर ही इसने साइकिल से यात्रा की। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब देखना है, एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 15 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हुए 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। आप तो जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो जब भी रेलगाड़ी है और प्लेटफॉर्म आ रहा है जो उसी दिशा में जा रही है, तो हम इसको क्या है, हम जोड़ लेते हैं। तो 150 प्लस 300, हमें स्पीड दी गई है ना, स्पीड कितनी दी गई है हमें, 15 मीटर प्रति सेकंड। तो हम यहाँ पे 15 लिख देते हैं, हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 15 लिख लेते हैं, हमें टाइम निकालनी है। तो ये हो जाएगा 450 बराबर 15 इंटू टाइम, और 15 तिया 45, 15 शून्य 0, तो 30 सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। शिल्पा ने समान धनराशि 2 अलग अलग बैंकों में जमा की, जो क्रमशः 10% और 12% की दर से साधारण ब्याज देते हैं। तो 3 वर्ष के बाद उसे कुल रुपये 3300 ब्याज मिला। उसने कुल कितनी राशि जमा की थी। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे एक ही समान धनराशि है, समान राशि है, उसको कितनी दर पर, 10% और 12% की राशि पर जमा करता है, और अंत में उसे 3 वर्ष के बाद टोटल जो ब्याज मिलता है इन दोनों दरों पर, वो मिलता है 3300 रुपया। तो हमें कितनी राशि जमा करनी थी उसको हमें ज्ञात करना है, यानी कि मूलधन हमें ज्ञात करना है। तो आप जानते हो कि P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 बराबर क्या होता है। हम क्या निकाल सकते हैं, ब्याज निकाल सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए करना क्या है, 10% निकाला, और कितने की दर, कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, प्लस 12% कितने वर्ष के लिए, ये भी निकाला आपका 3 वर्ष के लिए, और इधर हम P का गुणा कर देते हैं, इधर भी P का गुणा कर देते हैं, क्योंकि समान धनराशि है, बटे 100 और बराबर किसके हैं, 3300 के। तो हम P/100 को कॉमन ले लेते हैं, तो 10 तिया 30, और ये हो जाएगा आपका 12 तिया 36, ये 3300 हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका 66 हो जाएगा दोस्तों, मैं इसको यहीं पे लिख देता हूँ,
ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 66 हो जाएगा। तो हम इसको काट लेते हैं, 11 छः 66, 11 तिया 33, 11 शून्य 0, 11 शून्य 0, फिर ये 6 से चला जाएगा, 6 पंचे 30। तो ये यहाँ इधर आ गया आपका 50 और इधर है आपका 100। तो P बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, P बराबर आ जाएगा 5000। ये तो है आप, ये तो हो गया, ये 5000 आया, ठीक है। तो हमें क्या है, हमें समान धन राशि बोली गई है। तो ये तो हो गई हमारी एक राशि। तो यहाँ पे हमें क्या है, 2 का गुणा कर देते हैं, क्योंकि 2 अलग अलग बैंकों में इन्होंने जमा किया और ये एक ही राशि है। तो समान धन राशि, इस कारण से हमने 2 का गुणा कर दिया, तो 10,000 हमारा सही आंसर आ गया। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक राशि 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 2,916 रुपया हो जाती है। तो उसी राशि पर 9% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए ब्याज होगा। तो हमें निकालना क्या है दोस्तों, हमें साधारण ब्याज निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो करना क्या है दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दी गई है, यानी कि हम लिख लेते हैं पहला वर्ष और दूसरा वर्ष। यानी कि 8% को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको भिन्न में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2/25, यानी कि मूलधन हमारी 25 थी, फिर मिश्र धन कितनी हो गई, 27 हो गई। P यानी मूलधन और A यानी कि मिश्र धन। मूलधन P थी तो 25 से हमारी 27 हो गई, फिर ये तो पहली साल में हुई और दूसरी साल में फिर 25 से 27 हो गई। हम इसको जब गुणा करते हैं तो ये हो गया हमारा 625। तो ये यहाँ पे मिश्र धन कितना आ गया, 27 × 27 आ गया, ठीक है दोस्तों। और मूलधन कितने हैं, 625 है, और मिश्र धन जो है 27 × 27 है। यानी कि यही तो दिया गया है हमारे पास, जो एक्चुअल मिश्र धन दिया गया है वो है 2,916। तो हम इसके बराबर कर देते हैं, जो रेशियो है उसके, फिर हम इसको काट लेते हैं। तो काटने पर कितना आ गया, 9 × 27 और 9 × 27, 9 दूनी 18, 9 चौके 36, फिर 9 से काट लेते हैं, 9 × 27 और 9 × 27 और 9 × 6 = 54। तो यहाँ पे 3 × 9 और 9 चौके 36। तो एक बराबर जो आ गया वो आ गया हमारा 4, ठीक है दोस्तों। एक बराबर कितना आ गया दोस्तों, 4 का रेशियो आ गया। तो अब जब हम 625 से 4 का गुणा करेंगे तो हमारा जो एक्चुअल मूलधन है वो आ जाएगा दोस्तों। तो हम यहाँ से क्या है, ब्याज निकाल लेते हैं। तो 625 × 4 और जो दर है उसको लिख लेते हैं, ये हमारा एक्चुअल मूलधन हो गया, और दर है जो 9% और जो समय है वो है आपका 3 वर्ष और बटे 100। तो 25 से 25 बार में चला जाएगा और 25 चौके 100, 4 से 4 चला जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 75 × 9, तो हो जाएगा आपका 9 × 5 = 45 और 9 × 7 = 63 और 4 = 67, यानी कि 675 हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो 675 हमारा सही आंसर है दोस्तों। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम बिना किसी देरी के अब आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्न श्रृंखला के प्रथम 5 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या है, इन सभी श्रृंखला के योग ज्ञात करना है। तो हमें करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो है 3 तक तो दिया गया है, हमें 5 पदों तक निकालना है। तो जो लास्ट वाले पद कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/7 × 10। तो ये एक डिफरेंस में है, देखिएगा दोस्तों, ये 3 का डिफरेंस है, ये भी 3 का डिफरेंस है, ये भी 3 का डिफरेंस है। तो ये कितना हो जाएगा, 10 × 13 और 13 × 16। तो ये इस प्रकार से क्रम चलता आ रहा है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या है, 1 डिफरेंस, ब्रैकेट में 1 फर्स्ट संख्या और 1 लास्ट संख्या। ये आपका फॉर्मूला है दोस्तों। तो आपको इसको याद रखना है, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आपको इसको याद रखना है। तो यहाँ पे डिफरेंस में हम किसको लेंगे, ये देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 3 का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंस कितना है, 3 का है, 3 का है, यहाँ पे भी 3 का है, यहाँ पे भी 3 का है।
तो 1/3। अब बोला क्या गया है फर्स्ट, तो 1/1, तो फर्स्ट अंक कौन सा लेना है, 1 को लेना है ये वाला नीचे का, और जो लास्ट अंक लेना है वो 16 लेना है। तो 1/1/1/16। तो जब इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5/16 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि एक धन राशि पर 2 वर्षों का 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज रुपये 2,544 रुपये है, तो उसी दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। चलिए इसको हल करते हैं। तो 12% को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 12% को लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं 3/25 लिख सकते हैं। जी हाँ लिख सकते हैं, यानी कि ये पहला वर्ष है, ये दूसरा वर्ष है, यानी कि जो मूलधन है वो 25 थी और मिश्र धन कितनी हो गई बढ़कर 28 हो गई पहले साल के लिए। फिर ये दूसरे साल में 25 से फिर 28 हो गई। तो ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज एक्चुअल दिया गया है, तो हम क्या है रेशियो निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 625 और ये हो जाएगा आपका 88 64 का 4/6, 8 दूनी 16 और 16 32 36 का 8/3 3 2 दूनी 4 और 4 3 7। तो ये 784 हमारा क्या है, जब इसको हम मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया और 625 आ गया। तो क्या है हम यहाँ पे क्या है, जब ये मूलधन है, ये आपका मूलधन है और ये हमारा मिश्र धन है, तो ये जो इसका अंतर है होगा वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। जी हाँ चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो हम इससे घटा लेते हैं, तो इसके घटाने पर कितना आएगा दोस्तों, 159 आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है उसके बराबर कर देते हैं, तो 2 5 4 4। तो जब इसको हल करेंगे तो 159 एकम 159 और फिर बचा आपका, तो ये आ जाएगा आपका, तो ये 16 बार में ये चला जाएगा दोस्तों, ये 16 बार में आपका चला जाएगा। तो अब हमें करना क्या है दोस्तों, अब हमें 2 वर्षों का साधारण ब्याज पूछा गया है। तो 2 वर्षों का पूछा गया है 12% की दर से। तो हमारे पास क्या है, एक्चुअल जो मिश्र धन हमें पता चल गया कि 625 गुणा 16 कर लेते हैं, तो हमारा क्या है एक्चुअल मिश्र धन आ जाएगा गुणा 2 वर्ष के लिए और गुणा 12/100। तो हम इसको हल कर लेते हैं, तो 25 से 25 बार में चला जाएगा, 25 चौके 100, 4 से 4 बार में चला जाएगा, तो 25 चौके 100 और इंटू 24, तो 2400 हमारा क्या है साधारण ब्याज आ जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि वार्षिक परीक्षा में महुआ को गणित में सुप्रियो से 10% कम अंक मिले और महुआ को 81 अंक मिले, तो सुप्रियो के अंक है। तो हमें सुप्रियो के अंक को याद करना है। हमें महुआ का पता है, महुआ को मिले हैं हमारे 81 अंक, तो 10% का कम अंक मिले हैं। तो सुप्रियो तो 10% को क्या लिख सकते हैं हम, 1/10 लिख सकते हैं, यानी कि सुप्रियो को तो 10 मिला है और जो महुआ है उसको 9 मिला है। तो 9 बराबर 81 है, तो 1 बराबर 9 आ गया। तो यहाँ से क्या है 9 दाम 90, तो 90 आपका सही आंसर। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हम कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।